हेलो स्टूडेंट्स, फिलिक्स शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। चलिए शुरू करते हैं। समुच्चय, इसका जो विकास किया था वो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। इन्होंने ही इस समुच्चय का विकास किया था। समुच्चय, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। देखो यहां पर एक तो सुपरिभाषित और एक संग्रह है। तो आपको पहला संग्रह से क्या पता चला कि मीन्स जो समुच्चय है वो वस्तुओं का एक कलेक्शन है, पूरा एक ग्रुप बोल सकते हैं, एक समूह है वस्तुओं का। और सुपरिभाषित से मतलब ये है कि वास्तव में हम जो कह रहे हैं क्या वो बात सत्य है, यानी सत्यता की भी इसमें पहचान है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि देश आजाद होने से पहले भारत के भारतीय प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो देश आजाद होने से पहले भारत में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सत्यता नहीं है, अतः यह समुच्चय भी नहीं कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं जनवरी से पहले आने वाले सभी महीनों का समुच्चय, तो जनवरी से पहले कोई महीना नहीं आता, क्योंकि शुरुआती कहां से होती है? जनवरी से होती है। अगर मैं आपसे कहूं रविवार और सोमवार के बीच में आने वाले सभी दिनों का समुच्चय, तो ये भी कोई समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी रविवार और सोमवार के बीच में कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो आता हो। तो यहां पर मैं कुछ आपको और एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने कहा एग्जांपल में, सभी अच्छे उपन्यासों का समुच्चय, सभी अच्छे उपन्यासों का समुच्चय। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि भाई जो भी लेखक उपन्यास लिखेगा वो ये सोच के तो नहीं लिखेगा कि मेरा उपन्यास बाजार में जाए नहीं, लोग इसको पसंद ना करें। प्रत्येक लेखक जो भी अपनी किताब लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, वो यही सोचते हैं कि मैं इसको इतनी मेहनत से लिख रहा हूं तो लोग इसे सपोर्ट जरूर करेंगे, जरूर खरीदेंगे और जरूर पढ़ेंगे। मीन्स सभी के सभी उपन्यास अच्छे ही होते हैं। ये डिपेंड करता है जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं उन पर। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मूवीज देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मूवी देखना नहीं पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैटेगरी में मूवी देखना पसंद करते हैं। जैसे कुछ लोगों को भगवान की मूवी अच्छी लगती है, लेकिन कुछ लोगों को भगवान की मूवीज अच्छी लगती भी है और नहीं भी लगती है। तो मीन्स मेरा कहने का क्या है कि सभी उपन्यास अच्छे ही होते हैं, कोई भी उपन्यास बेकार नहीं होता, क्योंकि लेखक सभी मेहनत करता है और सभी को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। ये केवल किस पर डिपेंड करता है कि जो रीडर हैं वो किस नजरिए से इसको देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई भी समुच्चय नहीं होगा। दूसरा, जैसे मैं लिखूं यहां पर 5 को विभाजित करने वाली सम संख्याओं का समुच्चय, 5 को विभाजित करने वाली सम संख्याओं का समुच्चय। तो भाई बताइए कि ऐसी कौन सी सम संख्या है जो 5 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी? कोई भी सम संख्या नहीं है। तो ये भी क्या है? ये भी कोई समुच्चय नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और आप उसका समुच्चय कैसे निकालेंगे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आप इन दिनों के नाम लिखेंगे
और वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। मीन्स कह सकता हूं कि ये क्या है, एक समुच्चय है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे जनवरी से पहले आने वाले महीने का समुच्चय। तो क्या आप बता सकते हैं कि जनवरी से पहले कौन सा महीना आता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक समुच्चय नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूं x से शुरू होने वाले महीने का समुच्चय, तो देखो जिन जिन पर क्रॉस लगा है वो सब क्या है, असत्य बातें हैं। एक्स से कोई भी महीना शुरू नहीं होता, बिल्कुल भी शुरू नहीं होता, इस वजह से ये भी क्या एक समुच्चय नहीं होगा। जनवरी से पहले आने वाले महीनों का समुच्चय, भाई जनवरी से पहले कोई महीना नहीं आता, ये भी समुच्चय नहीं होगा। सप्ताह के सभी दिनों का समुच्चय, हाँ भाई सप्ताह में सभी दिन आते हैं, 7 दिन होते हैं, हमें पता है, तो वो क्या होगा, समुच्चय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समुच्चय को शो कराने के जो नियम होते हैं उनकी। समुच्चय के नियम। समुच्चय के नियम, तो इसमें देखिए सबसे पहला नियम क्या है, किसी भी समुच्चय को शो कराने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। फर्स्ट, किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, A इक्वल टू वर्ष के A इक्वल टू, जैसे मैं यहां पर कुछ महीनों के नाम लिख देता हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप टू डेट है। सेकेंड, एक सेकेंड, सेकेंड, समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा P इक्वल टू A E I O U। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, समुच्चय के अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर रखते हैं। इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। के अंदर रखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहां पर भी महिला कोष्ठक का यूज किया है और यहां पर भी महिला कोष्ठक का यूज किया है। 4
समुच्चय व अवयव के बीच संबंध दर्शाने के लिए समुच्चय व अवयव के बीच संबंध दर्शाने के लिए एप्सिलॉन ये इसका सिंबल होता है, एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी समुच्चय को अगर आप दर्शा रहे हो तो उसके लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करोगे, जैसे मैंने यहां पर भी ए कैपिटल लिखा, पी भी कैपिटल लिखा। दूसरा, समुच्चय के अवयवों को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, जैसे ये अवयव हैं तो इन सबको मैं स्मॉल लेटर से दर्शा रहा हूं। तीसरा, समुच्चय के अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर रखते हैं। मैंने देखो यहां पर भी महिला कोष्ठक का यूज किया है और यहां पर भी महिला कोष्ठक का ही यूज किया है। चौथा है, समुच्चय के अवयव के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको पहले इसको रफ करता हूं, फिर इस पॉइंट को और आगे समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा ए एप्सिलॉन ए, इस तरीके से। जैसे बी एप्सिलॉन बोल सकते हो बी। यहां पर देखो कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट और समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे। अवयव को हमेशा लेफ्ट साइड में व समुच्चय को राइट साइड में रखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहां पर कि जो अवयव है वो लेफ्ट साइड में है और जो समुच्चय है वो राइट साइड में है। देखो यहां पर समझने वाली बात ये है कि इसने कहा ए एप्सिलॉन ए, मीन्स ए जो है ए से संबंध रखता है। ये ए जो अवयव है वो समुच्चय ए से संबंध रखता है। इसका मतलब क्या है कि जो बी अवयव है वो समुच्चय बी से संबंध रखता है। जैसे मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल लूं, एक्स एप्सिलॉन पी, मीन्स जो एक्स अवयव है वो समुच्चय पी से संबंध रखता है। लेकिन यहां पर हम ऐसे भी शो करा सकते हैं कि मैंने लिखा एक्स एप्सिलॉन क्यू और मैंने इस पर एक क्रॉस बना दिया, तो इसका मतलब क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, मीन्स जो एक्स अवयव है वो क्यू समुच्चय से संबंध नहीं रखता है। जैसे मैं यहां पर दूसरा बना के दूं, जैसे मैंने लिखा सी एप्सिलॉन टी, जो सी अवयव है वो टी समुच्चय से संबंध रखता है, लेकिन मैं जैसे इस पर एक क्रॉस लाइन खींच दूंगा तो जो सी समुच्चय है वो टी, जो सी अवयव है वो टी समुच्चय से कोई भी संबंध नहीं रखता है। ये आपके क्या है, समुच्चय के नियम है। आप इसको नोट कीजिए। देखो अगला है समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की विधियां, इसमें आपका पहला है नंबर 1,
पहला है आपका नंबर 1 रोस्टर विधि। पहली विधि कौन सी है? रोस्टर विधि। और इसका जो अन्य नाम है, इसका अन्य नाम है सारणीबद्ध रूप। ध्यान देना, समुच्चय निर्माण की जो विधियां हैं वो समुच्चय निर्माण की 2 विधियां हैं। एक आपकी ये रही और दूसरी मैं यहां पर लिख रहा हूं। जो पहली है वो है रोस्टर विधि, इसका दूसरा नाम है सारणीबद्ध रूप। लेकिन जो दूसरी है वो है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, समुच्चय निर्माण की विधियों में पहली आपकी रोस्टर विधि जिसका नाम क्या है? सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है आपका समुच्चय निर्माण विधि। पहले हम रोस्टर विधि की बात करेंगे। इसमें सभी अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। वह प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा इस तरीके से का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां पर लिखा स्कूल के सभी अवयवों का समुच्चय। स्कूल के सभी अवयवों का समुच्चय, तो A इक्वल टू S C H O L। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्कूल है उसमें 2 ओ बने हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही ओ लिया है। तो समुच्चय के नियम में ये भी एक नियम है कि जब भी हम रोस्टर विधि में अवयवों को लिखेंगे तो कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं लिख रहा हूं कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यही कारण है कि मैंने केवल 2 में से एक ही लिखा हुआ है। जैसे मैं लिखूं इलाहाबाद, अब इलाहाबाद मुझे अगर लिखना है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? A L H B और D। मान लो कि ये P इक्वल टू है। यहां पर देखो मैंने कोई भी अवयव बार बार रिपीट नहीं किया है। एक और इसका जो रूल है वो ये है कि यदि अवयवों का जो सीक्वेंस है अगर वो चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये जो P है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं P इक्वल टू L D B H A। मीन्स यहाँ पर ये जो इसका सीक्वेंस है वो चेंज हुआ है तो इससे भी कोई फर्क नहीं है।
यही है आपकी रोस्टर विधि या फिर सारणीबद्ध रूप। इसमें सभी अवयवों को महिला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, महिला कोष्ठक लगा हुआ है। प्रत्येक अवयव के बाद कॉमा का प्रयोग किया जाता है, जो कॉमा प्रयोग हो रहा है। कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ देखो, इसमें डबल एल आया है, एल एक ही बार है, ए 3 बार आया है, फिर भी ये एक ही बार है। और अगला जो रूल बताया वो ये है कि अवयवों का यदि सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है तब भी उससे कोई फर्क नहीं है। आप इसको नोट कीजिए। अगला बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि की। देखिए, अगला है समुच्चय निर्माण विधि। इसे सबसे पहले तो इसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। इसे वी, कैपिटल वी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो ये है, इसमें किसी समुच्चय के विशेष गुण का उल्लेख किया जाता है। इसमें किसी समुच्चय के विशेष गुण का उल्लेख किया जाता है। जैसे v इक्वल टू एक्स ऐसा है कि, देखो ये जो दो डॉट होती हैं इनको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन। मैंने कहा v इक्वल टू एक्स ऐसा है कि एक्स, इसका हिंदी में होता है ऐसा है कि एक्स कॉलन एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला कौन कौन से स्वर आते हैं, वो सारे के सारे स्वरों का ये गुण जो है वो यहाँ पर इसने लिख दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी स्वर हैं उन सभी स्वरों का जो समुच्चय है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा लिखूं, एक्स ऐसा है कि एक्स सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय जो 23 से कम है। यहां पर मैंने गुण लिखा अभाज्य संख्याओं का कि मुझे अभाज्य संख्याएं तो लिखनी है, लेकिन कहां तक लिखनी है? जो 23 से ठीक पहले तक आती हैं, और अभाज्य संख्याओं को यहां पर लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। ये समुच्चय निरूपण की दोनों विधियां हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ समुच्चय के बारे में। जैसे मैं बात कर रहा हूं रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय, इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय, इसका जो दूसरा नाम है वो है शून्य समुच्चय। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो। डेफिनेशन क्या है?
ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, क्या कहलाएगा? शून्य समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो यहां लिखो रविवार व सोमवार, रविवार व सोमवार की मध्य आने वाले दिनों का समुच्चय। तो आप सभी को पता है कि रविवार और सोमवार के मध्य में कोई भी दिन नहीं आता है, अतः यह क्या कहलाएगा? यह एक शून्य या रिक्त समुच्चय कहलाएगा। अब जैसे अगला एग्जांपल, 2 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 ही है, 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या होती नहीं, इसका मतलब वो भी क्या है? एक शून्य समुच्चय ही कहलाएगा। अगला एग्जांपल मैं यहां पर जैसे लिखूं, भारत में बहने वाली नील नदी में उपस्थित जलीय जीवों का समुच्चय। अब आप सबको पता है कि भारत में कोई भी नील नदी नहीं बहती है, और जब भारत में कोई नील नदी बहती ही नहीं है तो उसके जीवों का समुच्चय बना कहां से दोगे? तो ये भी क्या है आपका? ये भी एक शून्य या फिर रिक्त समुच्चय है, यानी इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा। बताओ, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आओ तो वीडियो को रिवर्स करें और फिर से इसको समझें, डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करने वाले हैं एकल समुच्चय। किसकी बात कर रहे हैं? एकल समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव उपस्थित हो एकल समुच्चय कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है, सम भी है और अभाज्य भी है, तो उसका केवल एक ही समुच्चय है, वो क्या है आपका? 2। दूसरा, विश्व के सभी भारत देशों का समुच्चय।
तो विश्व में भारत देश कितने हैं? केवल एक ही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं केवल एक ही है, इसका नाम भी क्या है? भारत ही है। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है आपका परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। इसे NS से दर्शाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। NS इक्वल टू AEIOU, NS इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, NS इक्वल टू एलिफेंट, फॉक्स, गर्ल, बॉय, चाइल्ड, पेरेंट। अब देखो मैंने यहां पर लिखा है क्या है? ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो ऑलवेज निश्चित होती है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 5। इसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। इसमें जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 6। तो यहां पर हम ये पता लगा पा रहे हैं कि इसमें अवयव कितने हैं। तो ये क्या कहलाएगा? आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपरिमित समुच्चय पर। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती है। हमें नहीं पता उसमें कितने अवयव हैं, हमें केवल ये पता रहता है कि हाँ ये समुच्चय है जिसमें कुछ अवयव हैं, बट कितने हैं ये डेफिनेटली पता नहीं रहता है। इसमें कुछ अवयवों को मजला कोष्ठक के अंदर रखकर 3 डॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट, इस तरीके से। जैसे मैंने B इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा A B C D और उसके बाद मैंने 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट, इस तरीके से। यहां पर आपको क्या समझ में आया? यहां पर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन हम
कर क्या रहे हैं कि कुछ अवयवों को लिखते हैं और 3 डॉट का प्रयोग करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो नंबर्स हैं या जो अवयव हैं वो इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है आपका समान समुच्चय। समान समुच्चय यदि दो समुच्चयों में पहले समुच्चय के सभी अवयव यदि दो समुच्चयों पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित हों, वह दूसरे के सभी अवयव भी पहले में उपस्थित हों। ये दो समुच्चय पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित हों और दूसरे के सभी अवयव भी पहले उपस्थित हों, तो वे दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इक्वल टू लिख रहा हूं मैं 6 3 1 2 5 4। तो आपने यहां पर क्या देखा कि यहां पर सीक्वेंस भले ही चेंज है, लेकिन जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें है। तो मैं कह सकता हूं कि समुच्चय A बराबर किसकी है? समुच्चय B के बराबर है। ठीक है ना। अब अगला है आपका असमान समुच्चय। तो अगर मैं असमान समुच्चय की बात करूं तो असमान समुच्चय में आपको बता देता हूं कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें से पहले के सभी अवयव मान लो दूसरे में उपस्थित हों, लेकिन दूसरे के सभी अवयव पहले में उपस्थित ना हों। ऐसा भी हो सकता है कि पहले के सभी अवयव दूसरे में उपस्थित ना हों, लेकिन दूसरे के सभी अवयव पहले में उपस्थित हों। तो वो दोनों क्या कहलाएंगे? असमान समुच्चय कहलाएंगे। मतलब जो अवयव पहले वाले में हैं और वो अवयव दूसरे वाले में प्रॉपर मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे? असमान समुच्चय कहलाएंगे। इसकी डेफिनेशन को चेंज करते हैं। यदि दो समुच्चय में पहले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे समुच्चय में उपस्थित ना हो या दूसरे के सभी अवयव भी पहले उपस्थित ना हो, तो वे दोनों समुच्चय असमान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां पर ये जो 2 और 5 है उसको हटा के मैंने यहां किया 4 6 और 7। अब आप यहां पर देख सकते हो कि ए के सभी अवयव ना तो बी में मिल रहे हैं और ना बी के सभी अवयव ए में मिल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? ए बराबर नहीं है किसके? बी के। दैट इज द शो। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उपसमुच्चय। अगला है आपका उपसमुच्चय। इसकी डेफिनेशन क्या है?
देखिए, यदि समुच्चय ए, मान लीजिए दो समुच्चय हैं ए और बी, जिसमें से यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हों, मान लीजिए कि दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए और बी, और यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। और इसका सिंबल क्या है? ए उपसमुच्चय बी। ये सिंबल होता है किसका? उपसमुच्चय का। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहां पर आपने क्या देखा कि यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं तो a उपसमुच्चय कहलाएगा किसका? b का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं अगली कंडीशन की बात करूं तो ऐसा भी हो सकता है कि a के सभी अवयव b में उपस्थित हों और b के सभी अवयव a में उपस्थित हों, मतलब दो समान समुच्चय हों। तो अगर ऐसा हो जाए कि a बराबर है b के, तो यदि a बराबर है b के तो यहां पर आप समझ सकते हो कि a के सभी अवयव b में उपस्थित होंगे, और a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं तो हम लिख सकते हैं a उपसमुच्चय b, और b के सभी अवयव किस में उपस्थित होंगे? a में उपस्थित होंगे, तो हम ये भी लिख सकते हैं b उपसमुच्चय a। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दो समुच्चय आपस में समान हैं तो वे एक दूसरे के उपसमुच्चय होंगे। मैं दोबारा से फिर से लौट के इसी बात पर आता हूं। यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू, मान लीजिए किसी स्कूल का नाम है PQR, किसी स्कूल का ये नाम है। ए PQR स्कूल के सभी बच्चों का समुच्चय। ए जो है वो क्या है? PQR कोई स्कूल है, उसके सभी बच्चों का एक समुच्चय है। मैं यहां पर कह रहा हूं B PQR स्कूल की कक्षा 5 के बच्चों का समुच्चय। अब यहां पर देखो, स्कूल तो वही है PQR। अब यहां पर आप देख क्या रहे हैं कि PQR स्कूल के सभी बच्चों का समुच्चय ए में है, PQR स्कूल में जितने भी बच्चे हैं, और PQR स्कूल की कक्षा 5 के बच्चों का समुच्चय। तो PQR स्कूल में कक्षाएं होंगी 1 2 3 4 5, तो उस कक्षा 5 में जो बच्चे हैं वो सब इसमें दे रखे हैं। तो इसका मतलब B के सभी अवयव यानी कक्षा 5 के बच्चे पूरे स्कूल के बच्चों में जोड़े जाएंगे, मीन्स B के सभी अवयव A में उपस्थित होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? B उपसमुच्चय होगा किसका? A का। बताओ। और यदि हम ऐसा लिख रहे हैं, उसके बाद में हमें पता चला कि जो स्कूल है PQR स्कूल है, उसमें एक छात्र है और उस छात्र का नाम क्या है? रोहन। क्या नाम है? रोहन। तो अगर मैं यहां पर लिखूं कि रोहन बिलोंग्स टू ए, रोहन बिलोंग्स टू ए, क्योंकि रोहन किसका छात्र है? PQR स्कूल का छात्र है। और अगर PQR स्कूल का छात्र है तो हम उसको ऐसे नहीं लिख सकते रोहन डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसको हम
इस तरीके से, सॉरी, रोहन बिलोंग्स टू बी, इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब इसको हम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो, रोहन पीक्यूआर स्कूल का छात्र है, तो पीक्यूआर जो ए समुच्चय है उसका एक अवयव हो गया रोहन। लेकिन रोहन कक्षा 5 का छात्र है, ऐसा कोई पता नहीं है, ठीक है ना। अगर ये कहा जा रहा है कि रोहन, मान लो ये कहा जा रहा है कि रोहन जो है क्लास 5th में पढ़ता है, किसमें पढ़ता है? क्लास 5th में। तो अगर क्लास 5th में पढ़ता है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि रोहन बिलोंग्स टू बी, यानी रोहन जो है समुच्चय बी से संबंधित है, क्योंकि पीक्यूआर की कक्षा 5 का छात्र हो गया अब रोहन। और अगर कक्षा 5 का छात्र है तो फिर वो पूरे स्कूल का भी छात्र कहलाएगा। तो फिर यहां पर ये सही हो जाएगा, रोहन बिलोंग्स टू ए। आप इसको थोड़ा बारीकी से पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। आप इसको नोट कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहां पर कुछ पॉइंट हैं उपसमुच्चय के बारे में। वो पहला पॉइंट ये है आपका कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। देखिए, रिक्त समुच्चय को शो कराने के तरीके हैं। आप मझला कोष्ठक को ऐसा कैसा लिख सकते हो, या फिर आप फाई के साइन को भी यूज कर सकते हो। फाई या खाली मझला कोष्ठक, इससे हम रिक्त समुच्चय को शो करा सकते हैं। दूसरा जो उपसमुच्चय के बारे में जो पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक समुच्चय अपने स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्या समझ में आया आपको? जो रिक्त समुच्चय है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और प्रत्येक समुच्चय अपने स्वयं का उपसमुच्चय होता है। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका उचित उपसमुच्चय व अधिसमुच्चय में अंतर। उचित उपसमुच्चय व अधिसमुच्चय में अंतर। देखिए, जैसे कोई समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी के बराबर नहीं है। समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी के बराबर नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। तो भाई ऐसा कब हो सकता है कि ए उपसमुच्चय है बी का? इसका मतलब क्या हो गया? ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो फिर मतलब क्या होगा कि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं है। यही तो होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि ए उपसमुच्चय है किसका? बी का। इसका मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तभी तो उपसमुच्चय होगा। लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने कहा कि ए बराबर नहीं है बी के, तो मैं कह सकता हूं कि बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं होंगे। तो यहां पर जो ए है वो क्या कहलाएगा? आपका उचित उपसमुच्चय, क्योंकि ए उपसमुच्चय किसका? बी का। और ए बराबर नहीं है बी का, तो यहां पर बी जो है वो क्या कहलाएगा? आपका
अधिसमुच्चय कहलाएगा, क्योंकि ए के अवयव कम होंगे और बी के अवयव ज्यादा होंगे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ए उपसमुच्चय बी का मतलब ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, लेकिन ए बराबर नहीं है बी के, तो इसका मतलब बी में कुछ अवयव ऐसे होंगे जो ए में उपस्थित नहीं होंगे, बी के अवयव ज्यादा होंगे। तो अगर बी में अवयव ज्यादा है तो उसको बोलेंगे अधिसमुच्चय, और ए के अवयव कम है और ऊपर से ए उपसमुच्चय है तो हम इसको बोलेंगे उचित उपसमुच्चय बोलेंगे। ठीक है ना। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर ये लेक्चर पसंद आया हो आपको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने पिछले टॉपिक्स पर मैंने वीडियो अपलोड की है उस सभी के जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। आप उसमें जाएं, उसको स्क्रॉल करें और पता करें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आपको उम्मीद है कि बहुत सारे टॉपिक्स जो आपकी नीड को पूरा करेंगे आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।